हेलो 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 वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए बेटा, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो एनएससीजेएस की तैयारी कर रहे हैं, राइट। एनएससीजेएस एस्पिरेंट्स हैं और उनके लिए क्या खास लेकर के आए हम आपके लिए बेटा। आज हम लेकर के आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट। तो बेटा आपको मालूम है कि एनएससीजेएस में ह्यूमन फिजियोलॉजी का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी एक टॉपिक है बेटा, एक नहीं है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। नहीं, बेसिकली में देयर इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, देयर इज ब्रीदिंग, देयर इज सर्कुलेशन, देयर इज एक्सक्रीशन। तो ये 4 चैप्टर का अपने आप में क्या है, एक एमलगमेशन है, एक ना जॉइंट है। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज इसीलिए बढ़ जाता है। और आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, जिनके थ्रू हम ह्यूमन फिजियोलॉजी आपके लिए एक तरह से रिवाइज भी कर देंगे। आपको एक फ्लेवर भी मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस ओलंपियाड्स में आते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ तो लेते हैं, जिनके पास जानकारी तो होती है, दे नो द इंफॉर्मेशन, बट जब क्वेश्चंस देखते हैं ओलंपियाड्स के तो उनको लगता है ये कैसे है, ये तो हमें आता ही नहीं है, ये है क्या। एक्चुअली में उन्हें पता होता है, बट उन्हें ये नहीं पता कि इस क्वेश्चन में कैसे उस इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन करना है, कैसे सोचना है, राइट। या फिर बड़ा सा क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बेटा कुछ सेलेक्टेड, बिल्कुल ऐसे चुन चुन के निकाले हुए क्वेश्चंस, जिनके थ्रू हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक तरह से रिवीजन कर लेंगे और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं और इनको कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बेटा, फटाफट देखिए। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो कोशिश क्या है कि सारे चैप्टर्स हो जाएं, लगभग सारे टॉपिक हो जाएं, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, तो सब कुछ तो नहीं होगा, लेकिन मेजर टॉपिक्स यहां पे कवर्ड हो जाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के। यस, लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और यहां पे क्वेश्चन क्या बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डाइफियोडोंट टूथ। देखो टूथ की अगर मैं बात करूं तो पिछले 4-5 साल में एनएससीजेएस में काफी क्वेश्चन टूथ पे पूछे गए हैं। 3-4 क्वेश्चन तो मुझे ही याद है, ठीक है बेटा। तो काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टूथ से, और स्पेशली कैनाइन इंसीजर्स, कौन सा हर्बीवोर के लिए होता है, कौन सा कार्निवोर के लिए होता है, राइट। या फिर कौन सा मोनोफियोडोंट है, डाइफियोडोंट है, थिकोडोंट है। तो टूथ वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और आगे भी बहुत रेलिवेंट टॉपिक है, तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिया है जस्ट टू डिस्क्राइब टीथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डाइफियोडोंट टूथ। देखो बेटा क्वेश्चन में पूछ रहा है नॉट और पूछा है डाइफियोडोंट। तो सबसे पहले समझो कि डाइफियोडोंट होता क्या है। डाइफियोडोंट ऐसे टूथ होते हैं जो लाइफ में 2 टाइम्स ग्रो करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ स्पैन में कितनी बार ग्रो करते हैं, 2 बार, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइफियोडोंट। जो एक बार ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोनोफियोडोंट। बात समझ में आ रही है। और जो 2 बार से ज्यादा ग्रो करते हैं, मल्टीपल टाइम्स ग्रो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पॉलीफियोडोंट। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम टूथ की बात करें तो टूथ 3 तरह के हो सकते हैं, मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट, एंड फाइनली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पॉलीफियोडोंट। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स टीथ कैन ग्रो इन अ लाइफ टाइम। ठीक है, मोनो, डाई और पॉलीफियोडोंट। अब देखो यहां पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, मेनली ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस में बेटा कुछ टीथ होते हैं मोनोफियोडोंट और बाकी के टीथ होते हैं डाइफियोडोंट। ओके, पॉलीफियोडोंट टीथ जो होता है वो ह्यूमंस में नहीं होता। ओके, चलो तो ह्यूमंस के अंदर क्या है बेटा, मोनो एंड डाइफियोडोंट। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि नॉट डाइफियोडोंट, मतलब क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है मोनोफियोडोंट, राइट बेटा। अब देखो कैसे ये इंफॉर्मेशन आपको पता है और मैं निकाल के देता हूं आपको। 10th क्लास के जितने भी बच्चे बेटा पढ़ रहे हैं उन्हें मालूम है कि डेंटल फॉर्मूला, एडल्ट
डेंटल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इट इज 2123 अपॉन 2123, राइट। इन बच्चों को यह भी पता है कि चिल्ड्रन का डेंटल फॉर्मूला इज 2102 अपॉन 2102। अब ये चीज लगभग हर एनएससी जेएस एस्पिरेंट को पता होती है, या कोई भी जो सिंसियर बच्चा है क्लास 10th में उसे ये बात पता होती है कि डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट एंड फॉर चिल्ड्रन क्या होता है। सॉरी बेटा, क्लियर है? अब इन दोनों में से देखो, जो चिल्ड्रन के ये टीथ होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। मतलब ये एक बार टूटेंगे और दोबारा ग्रो करेंगे, यानी कि ये सब के सब क्या है? डाइफियोडोंट। ये क्या है? डाइफियोडोंट। ठीक है, अब जरा समझो, यही टीथ इसमें एडल्ट में भी जाएंगे, डाइफियोडोंट है तो अच्छी बात है। अब जो एडल्ट का डेंटिशन है और जो बच्चे का डेंटिशन है, इनमें से देखो कि कौन सा डेंटिशन या कौन सा टूथ सिर्फ एडल्ट में है। जो मिल्क टीथ नहीं है वो क्या होंगे? मोनोफियोडोंट, क्योंकि वो लाइफ में एक ही बार ग्रो कर रहे होंगे। तो हमें क्या दिख रहा है बेटा? जरा सब्सट्रैक्शन कर दिया, हमें दिख रहा है ये 2 0 0 0 0, क्योंकि 2 2 2 2 1 1 1 1 हो गया। यहां पे 0 है, वहां पे 2 है, तो 2 अपॉन 2, और यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यानी कि 1 अपॉन 1। ये वाला क्या होता है बेटा? दिस इज इंसीजर। ये क्या होता है? इंसीजर। ये क्या होता है? कनाइन। ये क्या होता है? प्री मोलर। और ये क्या होता है? मोलर। यानी कि ये जो प्री मोलर है और एक एक जो मोलर है दोज आर मोनोफियोडोंट। ये सब क्या है बेटा? मोनोफियोडोंट, क्योंकि ये एक ही बार ग्रो कर रहे हैं, सीधा एडल्ट में ग्रो करते हैं, राइट। ये बच्चों में होते ही नहीं है। क्लियर है? यस बेटा। तो यानी कि प्री मोलर्स एंड एक मोलर। एक मोलर कौन सा बेटा? देखो, दो फर्स्ट और सेकंड मोलर तो मिल्क टीथ है, लेकिन जो लास्ट थर्ड मोलर होता है वो आपका क्या होता है? मोनोफियोडोंट, परमानेंट टीथ। तो हमारे पास क्या है बेटा? देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डाइफियोडोंट टूथ। तो बेटा देखो, इंसीजर डाइफियोडोंट होता है, कैनाइन डाइफियोडोंट होता है, प्री मोलर नहीं होता है। मोलर में भी बेटा, मोलर है बेटा, ए होता है। हाँ जी, मोलर। मोलर में बेटा देखो, फर्स्ट और सेकंड मोलर क्या है? डाइफियोडोंट। सिर्फ थर्ड मोलर क्या है? मोनोफियोडोंट। तो मोलर को हम लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम किसको कर लेंगे? प्री मोलर। प्री मोलर्स आर नॉट डाइफियोडोंट, दे आर मोनोफियोडोंट। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप इन चीजों को निकाल सकते हैं अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है। और पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को मैं बताता हूं कि ये सारा कुछ कैसे होता है। आ जाओ बेटा, सेकंड क्वेश्चन। अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए। काइलोमाइक्रोन इज डैश कोटेड लिपिड माइक्रो पार्टिकल दैट कंटेन्स डैश। अब देखो बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, कि हाउ lipids or fats are absorbed, right? So the absorption of lipid और fat एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जहां पे हम माइसील की बात करते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स की बात करते हैं, लैक्टियल्स की बात करते हैं, और उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है और ओलंपियाड्स के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक जैसा हो सकता है ये। देखो इधर, काइलोमाइक्रॉन इज अ प्रोटीन कोटेड लिपिड माइक्रो पार्टिकल्स दैट कंटेन्स, क्या कंटेन करता है बेटा? ट्राइग्लिसराइड्स। होता क्या है, कैसे होता है, वो थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, इधर देखेंगे, सपोज कर लेना कि दिस इज योर विलाई। ये क्या है बेटा? दिस इज विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको आप क्या बोल रहे थे? विलाई, राइट। और इस विलाई के ऊपर कुछ ऐसे कॉल्यूमिनर सेल्स लगे हुए हैं विच हैज दीज ब्रश बॉर्डर्ड, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं एंटेरोसाइट्स बेटा।
और ये जो ब्रश जैसे स्ट्रक्चर बने इनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। बात समझ में आ रही है बेटा? अब देखो यहां पे इन ईच विलाई देयर इज अ लैक्टियल। ये क्या है बेटा? लैक्टियल, जो क्या है? एक तरह का लिम्फ कैपिलरी, राइट बेटा? अब देखो होता क्या है हियर, यहां पे फैट होता है, फैट और लिपिड। फैट और लिपिड का जब बेटा डाइजेशन होता है, राइट, क्या होता है? डाइजेशन बाय द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम। तो यहां पर बनता क्या है बेटा? यहां पे बनता है फैटी एसिड्स। एफ ए का मतलब क्या हो गया? फैटी एसिड्स। प्लस क्या बनता है बेटा? मोनोग्लिसराइड्स। मेनली अगर ये नेचुरल या न्यूट्रल फैट है तो ठीक है। चलिए, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड, ये फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड along with bile salts क्या बना देते हैं? माइसील। ठीक है बेटा? और ये माइसील कहां चला जाता है? इनटू दिस एंटेरोसाइट्स। माइसील को ऐसे दिखाता हूं मैं व्हाइट पार्टिकल से, तो यहां पर ये व्हाइट पार्टिकल आ गया। नाउ इनसाइड दी सेल, ये जो एंटेरोसाइट सेल्स हैं, ये जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है, इन सेल के अंदर क्या होता है वो देखो बेटा। यहां पे थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं। ये एक बड़ा सा मैंने सेल बना दिया है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है बेटा? माइक्रोविलाई। अब समझो, इनसाइड द सेल जो हमारा आया है, दिस इज माइसील। अब इस माइसील को हम कहां भेज देते हैं? इन द गोल्गी बॉडी, इन द गोल्गी बॉडी। बात समझ में आ रही है बेटा? गोल्गी बॉडी में हम इसको भेज देते हैं। यहां देखो, गोल्गी बॉडी में। जैसे ये बेटा गोल्गी बॉडी में जाता है ना, समझो ये माइसील था, ये यहां आ गया, अब यहां से कहां चला गया? इन द गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी में जाने के बाद इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? तो देखो, इन गोल्गी फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड को मिला करके वापस हम क्या बना देते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स। बात समझ में आ रही है? ट्राइग्लिसराइड। और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इनके ऊपर फिर से क्या लग जाता है? बाइल सॉल्ट्स, जो कि आया था माइसील के साथ। और साथ में क्या लग जाता है? यहां पे लग जाता है बेटा एपोलिपोप्रोटीन, एपोलिपोप्रोटीन। और अब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग है, ग्रीन कलर से कर देता हूं। दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। इसी को क्या बोल देते हैं बेटा? काइलोमाइक्रोन। तो काइलोमाइक्रोन अल्टीमेटली यहां बनेगा, देखो यहां क्या बन जाएगा बेटा? काइलोमाइक्रोन। तो यहां से जो निकलेगा गोल्गी बॉडी से वो क्या होगा? काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन यहां दिखा देता हूं, यहां देखो बेटा, ये क्या बन गया है? काइलोमाइक्रोन यहां आ गया। और यहां से अब ये काइलोमाइक्रोन निकलेगा और चला जाएगा इनटू दिस लैक्टियल, इनटू दिस लैक्टियल। और इस तरीके से फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। बात समझ में आ गई? यानी कि देखो, अगर कोई पूछे माइसील के अंदर क्या होता है, तो माइसील के अंदर होता है फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स। लेकिन कोई पूछे काइलोमाइक्रोन के अंदर क्या होता है, तो देयर आर ट्राइग्लिसराइड्स। वापस से हमने फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड को जोड़ दिया। क्लियर है? क्यों करते हैं ये अलग बात है, बट ऐसा होता है, राइट। सेकेंडली, माइसील और काइलोमाइक्रोन में मेजर अंतर क्या है? माइसील के चारों तरफ प्रोटीन की लेयर नहीं होती है, प्रोटीन की कोट नहीं होती है, जो कि काइलोमाइक्रोन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलो बेटा, तो ये सारा कुछ याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। सो आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, चलो बाकी के ऑप्शंस आप देख ही रहे हो। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें बेटा। आ जाओ,
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। दिस इज अ क्वेश्चन जैसा कि जनरली ओलंपियाड्स पूछते हैं। जया, एक कोई लड़की है बेटा, हाँ जी जया, सी इज जॉगिंग, है ना, वो जॉगिंग कर रही है, मॉर्निंग एक्सरसाइज, जॉगिंग, जॉग्ड फॉर 10 minutes before doing some cooling down exercise, right, some cooling down exercise for another 10 minutes, 10 मिनट जॉगिंग किया मतलब एक्सरसाइज कर लिया, दौड़ लिया, उसके बाद से 10 मिनट कूल डाउन एक्सरसाइज कर लिया, मतलब हल्का फुल्का थोड़ा सा ऐसे ऐसे स्ट्रेचिंग वगैरह टाइप का, जिससे कि थोड़ा वो आराम महसूस करे, कूल डाउन हो जाए, ओके। और उसके बाद से सी स्पेंट अनदर 10 minutes सिटिंग ऑन द बेंच एंड वॉचिंग द सी वेव्स। आप समझो, मान लो कि जया कोई मुंबई में रहने वाली लड़की है, सुबह सुबह मरीन ड्राइव पे जाकर के 10 मिनट दौड़ी है, उसके बाद से थोड़ा देर कूलिंग डाउन एक्सरसाइज किया, उसके बाद से बोली कि हो गया आज का, वहां पे किनारे बैठ गई, आराम से समंदर देख रही है, समुद्र की लहरें देख रही है। बात समझ में आ रही बेटा? और सब 10-10 मिनट के लिए किया है। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट डिपिक्ट्स हर हार्ट बीट ड्यूरिंग दोज 3 एक्टिविटीज, राइट। तो आपको ग्राफ बताने हैं, 2 ग्राफ यहां दिया हुआ है और 2 ग्राफ यहां दिया हुआ है। अब देखो बेटा, जिस समय जया वुड हैव स्टार्टेड जॉगिंग, तो जॉगिंग से जस्ट पहले उसका बॉडी नॉर्मल स्टेट में होगा, उसका हार्ट बीट कितना होगा, नॉर्मल, यानी कि अराउंड 72, ठीक है बेटा। तो हमें सबसे पहले ऐसा ग्राफ देखना है जिसके स्टार्टिंग में 72 हो। यहाँ पे 72 है क्या? हाँ जी है। यहाँ पे 72 नहीं है, सीधा 100 है, तो ये तो गलत हो गया, राइट बेटा। थर्ड ग्राफ देखो, यहाँ पे भी 100 है, गलत है। डी देखो, ये भी 72 पे है, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले जॉगिंग स्टार्ट करने से पहले टाइम 0 पे, क्योंकि 0 to 10 मिनट्स उसने जॉगिंग किया है ना, तो 0 टाइम पे तो उसका हार्ट बीट क्या होगा, नॉर्मल 72। उसके बाद से जैसे जैसे वो जॉगिंग करना चालू की होगी उसका हार्ट बीट इंक्रीज करना चालू किया होगा। हाँ जी बेटा, तो हार्ट बीट इंक्रीज कर रहा होगा, ड्यूरिंग रनिंग हार्ट बीट इंक्रीज होकर 100 के आसपास चला गया। ये सेक्शन बिल्कुल सही है। ये कब का है बेटा? जॉगिंग, बिल्कुल सही है। क्या दूसरे डी में भी ऐसा ही है? हाँ जी बेटा, डी में भी जॉगिंग के समय बढ़ रहा है, जॉगिंग, ये भी बिल्कुल सही है। आफ्टर जॉगिंग उन्होंने बोला है कि सी इज डूइंग 10 मिनट कूल डाउन एक्सरसाइज। कूल डाउन का मतलब क्या है? अब उसका हार्ट रेट जो है धीरे धीरे कम होगा, नॉर्मल पे आएगा, कूल डाउन कर रही है। बात समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज कर रही है लेकिन कूल डाउन एक्सरसाइज मतलब हल्का फुल्का। जैसे हम जब तेज दौड़ते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, राइट, लेकिन जब हम धीरे धीरे हल्का हल्का दौड़ते हैं तो वापस से मेरा हार्ट रेट कम होने लगता है। नहीं, अगर हम रुक जाएंगे तो धीरे धीरे थोड़ी देर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सी इज डूइंग कूल डाउन एक्सरसाइज। तो उस समय हम देखेंगे कि उसका हार्ट बीट वापस से जो बढ़ा था वो डिक्रीज होके कहाँ आने लगेगा, टू द नॉर्मल। ए में देखो, क्या डिक्रीज होके नॉर्मल आ रहा है? नहीं आ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये गलत हो गया। यहाँ पे कूल डाउन एक्सरसाइज के टाइम पे कम होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। डी ऑप्शन को देखो, हाँ जी बेटा, यहाँ पर देखो कूल डाउन एक्सरसाइज हो रहा है, एक्सरसाइज, ठीक है। और उसके बाद से अगले 10 मिनट सी इज सिटिंग एंड वॉचिंग द सी वेव्स, है ना, आराम से बैठी हुई है। तो उस समय तो वो कोई एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रही है, तो उसका जो नॉर्मल हार्ट बीट है वही मेंटेन रहेगा। दिस इज सिटिंग ऑन बेंच। क्लियर है बेटा? हाँ जी। तो यहां पर 3 चीजें थी, 3 एक्टिविटीज थी। पहली एक्टिविटी जॉगिंग, दूसरा कूल डाउन एक्सरसाइज और तीसरा सिटिंग ऑन द बेंच। पहले हार्ट बीट बढ़ेगा, फिर डिक्रीज होकर नॉर्मल पे आएगा, और जब वो बैठी हुई है तो ये नॉर्मल पे मेंटेन रहेगा। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन अगर कोई भी बच्चा ध्यान से थोड़ी देर अगर क्वेश्चन को देख ले, पढ़ ले, तो वो कर लेगा। बच्चे बड़ा सा क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं। तो सबसे मूल मंत्र, सबसे पहली चीज बेटा, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है ना, कभी नहीं डरना है। आपको क्वेश्चन को बिल्कुल कूल काम तरीके से अटेम्प्ट करना है, पढ़ना है ध्यान से। ओके, ध्यान नहीं दोगे, पहले ही घबरा जाओगे क्वेश्चन देख करके, तो ध्यान से पढ़ भी नहीं पाओगे, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये चीज आपको नहीं करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा लाया हूं मैं, देखो। दिस क्वेश्चन सेज
blood carbon dioxide levels determine the pH of other body fluids as well as the blood. हाँ जी बेटा, आपके ब्लड में कितना CO2 है ये डिटरमाइन करता है कि आपके ब्लड का पीएच क्या होगा. क्यों? देखो जरा सा, क्योंकि ब्लड के अंदर अगर CO2 है तो CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है बेटा? H2CO3 in presence of an enzyme called carbonic anhydrase. ठीक है, और H2CO3 है क्या? इट इज कार्बोनिक एसिड. ये क्या है बेटा? कार्बोनिक एसिड, जो आपके पेप्सी कोको कोला के अंदर होता है. ठीक है, अब ये H2CO3 जब डिसोसिएट करेगा तो क्या देगा बेटा? ये देगा HCO3 माइनस प्लस H प्लस, और H प्लस क्या हो गया? एसिडिक. H प्लस जितना ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक, यही तो होता है. समझो, यानी कि अगर किसी के ब्लड में CO2 ज्यादा है तो H प्लस भी ज्यादा होगा, यानी कि ब्लड क्या होगा? एसिडिक. अगर ब्लड एसिडिक होगा तो लिम्फ भी एसिडिक हो जाएगा, CSF भी एसिडिक हो जाएगा, बाकी बॉडी फ्लूइड्स भी एसिडिक हो जाएंगे. यही बात तो बोल रही है. ठीक है, तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अगर CO2 ब्लड में ज्यादा है, यानी कि ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अगर ज्यादा है तो ब्लड का पीएच क्या हो जाएगा? एसिडिक, यानी कि पीएच कम हो जाएगा. बाकी बॉडी फ्लूइड्स का भी पीएच क्या हो जाएगा? एसिडिक, यानी कि लेस हो जाएगा. चलिए आगे देखो, लिखा है इंक्लूडिंग द पीएच ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF. सिर्फ ब्लड का ही नहीं, CSF का भी आपका जो पीएच है वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. हाउ डज दिस इनेबल ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल ब्रीदिंग? अब देखो बेटा, जरा समझो. मैंने बोला कि ब्लड या CSF का जो पीएच है वो एसिडिक क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड लेवल ऑफ CO2. तो ऐसे कंडीशन में हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए? हमारी बॉडी को यह करना चाहिए कि जल्दी जल्दी सांस लो और जो एक्स्ट्रा CO2 है ब्लड में उसको निकाल दो बाहर. अगर CO2 निकल गया तो वापस से हमारा H प्लस का लेवल भी कम हो जाएगा, हमारा जो पीएच डिक्रीज हुआ था वो इंक्रीज होकर के नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा 7.4, स्लाइटली अल्कलाइन. राइट, यही तो हमें चाहिए. यानी कि अगर मेरे CSF या ब्लड का पीएच फॉल हो गया है, डिक्रीज हो गया है, एसिडिक हो गया है, तो हमें अपने ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देना चाहिए, सो दैट जो एक्स्ट्रा CO2 मेरे ब्लड या CSF में है वो निकल जाए, उसके जगह ऑक्सीजन आ जाए और हमारा पीएच मेंटेन हो जाए. क्लियर है जी बेटा? और यही होता भी है, आप लोग को पढ़ाया था बेटा. हाँ जी, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में. ठीक है, तो अगर CSF का पीएच कम हुआ है, मतलब CSF के अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा है और पीएच डिक्रीज हुआ है, तो उस केस में हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेशल एरिया था जिसको हमने बोला था कीमोसेंसिटिव एरिया. कीमोसेंसिटिव एरिया, इट इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन द मेडुला. ठीक है, तो ये जो मेरा कीमोसेंसिटिव एरिया है ये CSF के टच में है. CSF में अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा है, यानी कि पीएच कम हुआ है, एसिडिक हुआ है, तो ये इंक्रीज्ड H प्लस कंसंट्रेशन विल बी सेंस्ड बाय द कीमोसेंसिटिव एरिया, क्योंकि कीमोसेंसिटिव एरिया H प्लस और CO2 के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. तो वो जैसे ही इस H प्लस और CO2 के बढ़े हुए लेवल को डिटेक्ट करेगा, तुरंत अब ये कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिव हो जाएगा और ये एक सिग्नल देगा टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये सिग्नल क्या करेगा? मेरे इनहेलेशन टाइम को कम करेगा, जिससे मेरा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाए. ठीक है, यानी कि अब कम समय में हम ज़्यादा नंबर ऑफ सांसें लेंगे, हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो गया? इंक्रीज. जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 12 to 16 होता है, दैट विल इंक्रीज मे बी टू 20. बात समझ में आ रहा है? तो दिस इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट will help us to fastly remove our CO2 and exchange this amount of CO2 with O2. ठीक है बेटा, ये चीज आपको पढ़ा रखी है. आ जाओ, अब देखो ऑप्शन क्या लिखा है. इतना अगर आपको पता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा. The brain directly measures and monitors carbon dioxide and causes breathing changes accordingly. The medulla, which is in contact with CSF, monitors pH and uses this measure to control breathing. The brain alters the pH of CSF to force the animal to retain more or less carbon dioxide, and a stress receptor in the lungs causes the medulla to speed or slow breathing. अब देखो बेटा,
इन सब में आपको मैंने क्या बताया कि जो मेडुला है, मेडुला which is in contact with CSF monitors pH and uses this measure to control the breathing। यही तो पता था आपको कि मेडुला में क्या है, कीमोसेंसिटिव एरिया, और वो CSF के कांटेक्ट में है। वो डायरेक्ट CSF में H+ के आयन के डिटेक्ट करेगा, बढ़ा हुआ जो लेवल है उससे वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होकर के ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलेगा कि तुम ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दो। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड दिस कीमोसेंसिटिव एरिया बोथ आर प्रेजेंट इन मेडुला। यानी कि ये जो कंट्रोल होगा वो कहां से होगा, मेडुला से होगा, और इनवॉलेंटरली होगा। देखो, सो दिस द मेडुला विच इज इन कॉन्टैक्ट विद CSF मॉनिटर्स pH एंड यूजेस दिस मेजर, मतलब डिक्रीज्ड pH को, टू कंट्रोल ब्रीदिंग। क्या करेगा, अगर pH कम हुआ है तो ब्रीदिंग फास्ट होगी, और अगर pH बढ़ा है यानी कि अल्कलाइन हुआ है ब्लड तो ब्रीदिंग स्लो होगी। ठीक है, यानी कि pH एंड रेट ऑफ ब्रीदिंग आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां पे लिख देता हूं मैं, यानी कि pH ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रीदिंग रेट, या हम लोग बोल सकते हैं वाइस वर्सा कि ब्रीदिंग रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pH ऑफ द बॉडी फ्लूइड। मजेदार चीज है। यस, तो अगर बॉडी या ब्लड अल्कलाइन हुआ है मतलब pH बढ़ा है तो ब्रीदिंग रेट घटेगा, और अगर pH कम हुआ है तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। ठीक है, आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बेटा। एट टिश्यू साइट द क्लोराइड शिफ्ट, एट टिश्यू साइट ड्यूरिंग द क्लोराइड शिफ्ट होता क्या बेटा? देखो, सबसे पहली चीज ये है कि क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, राइट। क्लोराइड शिफ्ट हम लोग बोलते हैं कि एट द टिश्यू साइट आरबीसी के अंदर जो एक्सेसिव बाइकार्बोनेट आयंस बने हैं तो वो बाइकार्बोनेट आयंस आरबीसी से निकल करके चले जाते हैं प्लाज्मा में, और जितने बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में जाएंगे उतने ही क्लोराइड आयंस प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आते हैं टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दिस shifting of chloride from plasma into the RBC is called chloride shift। क्योंकि क्लोराइड आयन शिफ्ट हो रहा है तो क्या होता है बेटा, ये देखो दिस इज RBC, इसके अंदर क्या आता है CO2 प्लस H2O, क्या बन जाता है बेटा, वही सेम रिएक्शन H2CO3, ये H2CO3 तुरंत टूट जाएगा इनटू HCO3 माइनस प्लस H प्लस, ये जो एक्सेसिव HCO3 माइनस है ये बाहर निकल जाता है इन प्लाज्मा, और जितना HCO3 माइनस बाहर गया है उतना ही यहाँ पे क्या जाता है, क्लोराइड आयन। ठीक है, ये सारा जो एक्सचेंज है इट अकर्स थ्रू अ ट्रांसपोर्टर, जिसको हम बैंड 3 या अनायन एक्सचेंजर भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, दिस शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द आरबीसी इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, या इसी को हम हैमबर्गर फिनोमेना भी तो बोलते हैं। ठीक है, ये कहां होता है, एट टिश्यू साइट, जहां पे कि CO2 ज्यादा है। क्लियर है, तो टिश्यू से, ये टिश्यू है, टिश्यू से CO2 कहां चला गया, इन द आरबीसी वाया प्लाज्मा। क्लियर बेटा, अब देख लो ऑप्शन, क्लोराइड आयन मूव्स फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द आरबीसी, यस। क्लोराइड आयन मूव्स फ्रॉम आरबीसी इनटू प्लाज्मा, गलत। बाइकार्बोनेट आयन मूव्स इनटू द आरबीसी, बाइकार्बोनेट आयन की बात ही नहीं हो रही है बेटा। ठीक है, अच्छा ड्यूरिंग द क्लोराइड शिफ्ट, एक मिनट, सिर्फ क्लोराइड शिफ्ट की नहीं पूछ रहा ड्यूरिंग द क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, तो बाइकार्बोनेट आयंस मूव इनटू द आरबीसी नहीं बेटा, मूव्स आउट ऑफ द आरबीसी, फिर भी ये गलत है, तो बोथ बी एंड सी भी नहीं होगा। आंसर क्या लगाएंगे बेटा, ए। ड्यूरिंग क्लोराइड शिफ्ट क्या हो रहा है, क्लोराइड आयन मूव्स इनटू द आरबीसी, यानी कि क्लोराइड की शिफ्टिंग प्लाज्मा से कहां हो रही है, इनसाइड द आरबीसी। बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या है ये,
यस, देखो जरा सा, सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर डज नॉट लीड टू, ओहो, अब ये अगेन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग वाला टॉपिक है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है, इससे जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, ध्यान देना बेटा। डज नॉट लीड्स टू डिक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, बिल्कुल करते हैं बेटा, आपको पढ़ाया था कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है इसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी कट ऑफ सेंटर या स्विच ऑफ सेंटर, नहीं ये स्विच ऑफ सेंटर होते हैं, ये इनहिलेशन के टाइम को कम करते हैं, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी कट ऑफ सेंटर है या स्विच ऑफ सेंटर है। डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, बिल्कुल। इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, हाँ जी बेटा, अगर इंस्पिरेशन का टाइम कम होगा तो ओवरऑल एक ब्रेथ लेने में समय कम लगेगा, तो 1 मिनट में नंबर ऑफ ब्रेथ्स बढ़ जाएंगे, यानी कि इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट ब्रेथ, हाँ जी, छोटे छोटे सांस होंगे क्योंकि एक ब्रेथ का ड्यूरेशन ओवरऑल कम हो गया, शॉर्ट ब्रेथ, यस। इंक्रीज इन द टाइडल वॉल्यूम, नहीं बेटा, अगर आप कम देर के लिए सांस करोगे तो कम हवा ले पाओगे ना, यानी कि देयर विल बी डिक्रीज इन द टाइडल वॉल्यूम, ये गलत है, करेक्ट। तो विल डज नॉट लीड टू में आंसर क्या लगा देंगे बेटा, डी। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से जब सिग्नल आता है तो उसकी वजह से मेरा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन कम होता है, यानी कि ओवरऑल ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, सांस छोटी हो जाती है, ठीक है, और टाइडल वॉल्यूम भी कम हो जाता है, राइट, टाइडल वॉल्यूम भी कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट, okay, an animal experiences an acid base imbalance in the arterial blood that results in respiratory alkalosis। ओ बहुत बढ़िया बेटा, अभी अभी जो आपको पढ़ाया था उसी पे का दूसरा क्वेश्चन है ये। रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, अल्कालोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, द ब्लड बिकम्स अल्कलाइन, मतलब pH will be greater than 7.4, हाँ जी बेटा, ये अराउंड 7.6 के आसपास हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है। To decrease pH towards normal, which direction would the ventilation rate be changed and what would be corresponding change in the arterial PCO2? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सोचना पड़ेगा आपको इसको करने के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा कंडीशन हुआ है जिसमें एक जो एनिमल है उसका ब्लड अल्कलाइन हो गया है, हाँ जी, आर्टेरियल ब्लड जो है हैज अल्कलोसिस, अल्कलोसिस मतलब पीएच क्या हो गया है, ज्यादा, ठीक है, मतलब H+ का कंसंट्रेशन कम हो गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देयर विल बी लेस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, समझो, बात समझ में आ रही है। अल्कलोसिस कब होगा, देखो एसिडोसिस यानी कि एसिडिक ब्लड कब होता है, जब CO2 बढ़ जाए। अल्कलाइन कब होगा, जब CO2 कम हो जाए, O2 बढ़ जाए। बात समझ में आ रही है बेटा, यस। तो देखो अब अगर हमें पीएच जो है इंक्रीज हो गया उसको वापस से डिक्रीज करके नॉर्मल तक लाना है तो हमें किस डायरेक्शन में वेंटिलेशन को चेंज करना पड़ेगा। देखो CO2 कम हो गया और O2 ज्यादा हो गया है, यानी कि अब हमें थोड़ी देर वेंटिलेशन कम करना पड़ेगा, सांस कम लेनी है, ब्रीदिंग रेट को हमें कम करना है, सो दैट जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मेरे ब्लड में आया है वो यूटिलाइज हो जाए और जो थोड़ा कम CO2 बचा है वो भी इंक्रीज होकर के अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाए, तभी तो पीएच भी नॉर्मल होगा। बात समझ में आ रही है, पीएच डिक्रीज करेगा, जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है वो डिक्रीज होकर नॉर्मल पे तभी आएगा। तो इसके लिए हमें ब्रीदिंग रेट को क्या करना है, कम, ब्रीदिंग रेट को कम करना है। और आर्टेरियल PCO2 की वैल्यू फिर क्या होगी, जो बहुत ज्यादा कम हो गई थी, इट शुड बी इंक्रीज्ड। सो द वेंटिलेशन रेट शुड इंक्रीज, नो, वेंटिलेशन रेट शुड डिक्रीज बेटा, द वेंटिलेशन रेट should decrease, yes, should decrease, yes. Arterial PCO2 should increase, yes. तो आंसर क्या लगाएंगे बेटा, सी। बात समझ में आ रही है ये सारी चीजें, आ जाओ नेक्स्ट। Which of the following effects occur at alveolar surface? alveolar surface पे, लंग alveolar surface पे कौन सा इफेक्ट होता है बोर्ड्स इफेक्ट नहीं बेटा, एट टिश्यू साइट, हार्डन्स इफेक्ट एट
एल्वियोलर सरफेस, ठीक है। हैम्बर्गर फिनोमेना एट टिश्यू साइट एंड क्लोराइड शिफ्ट एट टिश्यू साइट। इनफैक्ट हैम्बर्गर फिनोमेना और क्लोराइड शिफ्ट तो एक ही चीज है, तो आंसर क्या लगाएंगे बेटा? हाल्डेंस इफेक्ट। सवाल ये है कि ये सब होते क्या है, ये सब आपको पढ़ रखा होगा, आपको पढ़ाया जा चुका है बेटा, है ना। हाल्डेंस इफेक्ट क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कि लंग एल्वियोली में जहां पे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, वहां पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है दैट विल बाइंड टू हीमोग्लोबिन। द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन will form oxyhemoglobin. The formation of oxyhemoglobin is a acidic phenomena, क्योंकि हीमोग्लोबिनिक एसिड में से H+ निकलेगा, तब वो O2 से बाइंड करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो जितना ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा उतना H+ निकलेगा, और ये जो H+ है ये जाकर के कंबाइन करता है विथ बाइकार्बोनेट आयन, जिससे कि कार्बोनिक एसिड बनेगा जो डिसोसिएट होकर के CO2 देगा, और ये CO2 फिर ब्लड से रिलीज हो पाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जो CO2 बाइकार्बोनेट फॉर्म में था, बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में था, 70% ऑफ CO2, उसका ब्लड से रिलीज तभी अच्छे से हो पाएगा जब यहाँ पे H+ का प्रोडक्शन हो, ठीक है। यानी कि जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है तो वो H+ रिक्वायर्ड H+ दे रहा है, वो H+ बाइकार्बोनेट आयन से फ्यूज करके CO2 के रिमूवल में हेल्प कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज फैसिलिटेटिंग द रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द ब्लड, एंड दिस पर्टिकुलर फेनोमेना इज कॉल्ड हाल्डेंस इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड हाल्डेंस इफेक्ट, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 100 ml of deoxygenated blood carries dash of O2 in normal condition. ओह, सवाल को जरा ध्यान से देखो। इन्होंने पूछा है 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड नहीं पूछा है, और पूछा है कैरीज, डिलीवर भी नहीं पूछा है, क्या पूछा है? कैरीज। सो 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज, कितना कैरी करता है बेटा? 15 ml ऑफ O2 इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। कितना करता है? 15 ml। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कैरी करता है? 20 ml। डीऑक्सीजनेटेड कितना करता है? 15 ml। तो 5 ml कहाँ गया? टिश्यूज को। यानी कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज। लेके आया था 20 ml, 5 ml दे दिया, 15 ml वापस लेके चला गया। यस, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। द एक्सहेल्ड एयर हैज, अब ये देखो, ये सब देखो, मतलब बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर ये सब आप कर पा रहे हो, मतलब आपकी थियरी जो है, आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल 100% आप बना लोगे, है ना। आ जाओ। द एक्सहेल्ड एयर हैज मोर CO2 देन O2। बेटा एक्सहेल्ड एयर की बात हो रही है। एक्सहेल्ड एयर की अगर हम बात करें तो ये CO2 रिच होता जरूर है, पर इसका मतलब ये मत समझना कभी भी कि इसमें ऑक्सीजन से ज्यादा CO2 होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। याद रखना इस चीज को, हमेशा गांठ बांध लेना, ठीक है। एक्सहेल्ड एयर की हम बात करें तो एक्सहेल्ड एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज अराउंड 127 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज अराउंड 30। अब देख लो कौन ज्यादा है, O2 या CO2? O2, ठीक है, हमेशा O2। अब ये एक्सहेल्ड एयर है, लेकिन जो बेटा इनहेल्ड एयर होता है ना, देखना मेरी बात, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर भी है, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है? अराउंड 159, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 0.03, सॉरी 0.3। बात समझ में आ रही है? अब देखो, तो अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर से कंपेयर करें, जो हमने सांस ली थी और जो हवा हमने सांस में छोड़ी है, अगर उन दोनों को कंपेयर करें तो जो सांस ली थी दैट वाज मोर ऑक्सीजन कंटेनिंग, यानी कि ऑक्सीजन रिच, एंड दिस इज CO2 रिच, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली CO2 ज्यादा है। कंपैरेटिवली CO2 ज्यादा है किसके रेस्पेक्ट में? इनहेल्ड एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि वी एक्सहेल CO2 रिच एयर, इसका मतलब कभी भी ये मत समझना कि एक्सहेल्ड एयर में CO2 O2 से ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, अगर ऐसा होता तो फूंक मारने से हमारी जो आग है वो बुझ जानी चाहिए थी। फूंक मारने से एक्सहेल्ड एयर जब आप उस पर ब्लो कर रहे हो आग पे, फिर भी आग बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इवन इन आवर एक्सहेल्ड एयर देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। ठीक है तो बेटा इस चीज को ध्यान रखना। अब आप आंसर बता दो मुझे। देयर विल बी मोर CO2 देन O2? नो। मोर O2 देन CO2? यस। सेम? नहीं। डिपेंड्स? नहीं। आंसर क्या है? बी। चलिए बेटा नेक्स्ट। Which of the following does not stimulate the medullary breathing center? Chemosensitive न्यूरॉन्स है बेटा, नॉट न्यूट्रॉन्स, न्यूरॉन्स। ठीक है, आ जाओ। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हमारे मेडुलरी यानी कि मेडुला में प्रेजेंट कीमोसेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट नहीं करता है? ओके, लो ब्लड पीएच ये तो करता है। लो ब्लड ऑक्सीजन इसका रोल नहीं है, क्योंकि कीमोसेंसिटिव एरिया जो है बेटा वो ऑक्सीजन को डिटेक्ट नहीं करता। हाई ब्लड CO2 लेवल, यस। एंड हाई स्पाइनल फ्लूइड एसिडिटी। स्पाइनल फ्लूइड का मतलब क्या हो गया? हम लोग बात कर रहे हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एसिडिटी का मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पीएच, लो पीएच, राइट। तो ये भी करेगा, पीएच को तो करता ही है। तो कौन नहीं करेगा बेटा? बी। ऑक्सीजन जो है वो मेरे कीमोसेंसिटिव एरिया को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, कौन करते हैं? CO2 एंड H+, यानी कि CO2 एंड एसिडिटी, पीएच। नेक्स्ट बेटा, ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा ब्रीदिंग से। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ a woman's newborn baby was found to be dead. When this dead baby was put into a bucket of water, the baby's body floated. The baby most probably died. कब मरा है बच्चा बेटा? अब देखो, समझो, मतलब एक चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन जो बच्चा मिला वो मरा हुआ था, और हमें नहीं मालूम चल रहा है कि ये बच्चा जन्म से पहले ही मतलब माँ के पेट में मर गया था या जन्म लेने के बाद मरा है। ये बात हम पता कैसे करें? तो इसके लिए हम करते क्या है, जो मरे हुए बच्चे की बॉडी होती है उसको हम एक बकेट ऑफ वाटर में डाल देते हैं। अगर बच्चा फ्लोट कर रहा है, बच्चे की बॉडी फ्लोट कर रही है, इसका मतलब है कि उसके लंग्स में हवा भरी हुई है, रेसिडुअल वॉल्यूम है। ठीक है, और अगर बच्चे की बॉडी सिंक कर रही है मतलब उसके लंग्स में एयर नहीं है। अब समझो, ये एयर आता कब से है, कैसे है? जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है लंग्स में, ये बेटा आता है फ्रॉम द फर्स्ट ब्रेथ। जब बच्चा जन्म लेता है और पहली बार सांस लेता है तो उसकी वजह से रेसिडुअल वॉल्यूम, ये एयर पहली बार उसके बॉडी में जाता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर बॉडी फ्लोट कर रही है, मतलब उसके लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम आ चुका है, मतलब वो जब पैदा लिया था तो जिंदा था, और जन्म लेने के बाद उसने पहली सांस ली थी, लेने के बाद मरा है। समझ में आ रहा है? और अगर बच्चे की बॉडी डूब रही है, इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है उसने पहली सांस ली ही नहीं है, मतलब वो पहले ही मरा हुआ था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एक टेस्ट होता है बेटा, ये रियल कंडीशन है। ओके, तो यहां पे हमने बोला है कि बॉडी जो है वो फ्लोट कर रही है। क्वेश्चन में क्या दिया है? बॉडी फ्लोट कर रही है, मतलब बच्चा कब मरा है? बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ? आफ्टर बर्थ मरा है, बिफोर बर्थ तो नहीं मरा है, आफ्टर बर्थ मरा है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ व्हाइल पासिंग थ्रू द बर्थ कैनाल बिफोर टेकिंग हिज और हर फर्स्ट ब्रेथ? नो। अगर बिफोर मरा होता तो उसकी बॉडी सिंक करती। नथिंग कैन बी कंक्लूडेड, ऐसे भी बात नहीं बेटा। बच्चा कब मरा है? आफ्टर बर्थ, अपनी पहली सांस लेने के बाद। क्लियर है? तो देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम पे कितने प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन देख करके आप सोचोगे ही नहीं कि दिमाग कैसे लगाना है। तो यहां पे आपको सीखना है कि जो इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है उसका दिमाग, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसको कैसे दिमाग उस पर चलाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अ पर्सन फ्रॉम प्लेन्स climbing to mountain experiences fatigue, nausea, increased breathing rate and heart rate. Sometimes later he feels better. Okay, his HB, hemoglobin oxygen dissociation curve must have. अब देखो बेटा, जनरली होता क्या है कि हम प्लेन्स में रहने वाले लोग अगर पहाड़ पे चले जाएं घूमने के भी, और पहाड़ पे चढ़ाई करने लगे, तो हमारी सांस फूलने लगती है। नहीं, थोड़ी देर में हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पसीने आने लगते हैं, बॉडी लाल पड़ने लगती है। अच्छी बात है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे हमारा जी घबराने लगता है, नौजिया होने लगती है, वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगता है।
उसका चक्कर आने लगते हैं, लोग बेहोश होने लगते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब ये जो कंडीशंस है इसी को हमने नाम दिया है ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ऑल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, सिकनेस मतलब बीमार पड़ना। मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं हम बीमार पड़ने लग रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टीट्यूड सिकनेस। उसमें क्या होता है? नोजिया, फटीग, वीकनेस, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हो ना, ऊपर जाते हो, तो आपका एयर प्रेशर कम होने लगता है। एयर प्रेशर कम होने लगता है। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि एयर प्रेशर होता क्या है, प्लीज बेटा समझिए कि जिस समय हम खड़े हैं हमारे ऊपर कई किलोमीटर तक क्या है? एटमॉस्फेयर। तो समझो मेरे सर के ठीक ऊपर देयर इज अ सम किलोमीटर्स ऑफ एयर। तो उस किलोमीटर्स ऑफ एरिया में जितनी भी हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे उनका अपना कुछ वजन होगा, और उसका mg का फोर्स मेरे सर पे लग रहा होगा, मेरे बॉडी पे लग रहा होगा, राइट? पर यूनिट एरिया उस फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रेशर। सो द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन माय बॉडी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आ रहा है? हाँ जी। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है? 180 m या 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो इतना प्रेशर हमारा जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, ये हम पे लगा रहा है। ठीक है, अब समझो ये जो मैंने आपको वैल्यू दी 180 m या 760 mm ऑफ Hg, इट इज एट द सी लेवल। जो सी का ऊपर का लेवल है वहां पे अगर आप खड़े हो जाओगे तो आपके सर पे जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है? 180 m का। लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाने लगे, मतलब सी लेवल से ऊपर जाने लगे, मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर का अपर लेयर तो ठीक है, सेम ही रहेगा। अब हम नीचे से ऊपर आ गए, मतलब जैसे हम पहाड़ पे चले गए तो हमारे ऊपर जो कॉलम ऑफ एयर है उसकी हाइट कम हो गई। जितना हम ऊपर पहाड़ पे चढ़े उतना कॉलम ऑफ एयर की हाइट कम हो गई, तो अब उतना कम एयर है मेरे सर के ऊपर, तो प्रेशर उतना कम लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे बेटा हम ऑल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं एयर प्रेशर फॉल होता है, और अगर एयर प्रेशर फॉल होगा तो पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। अगर पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है तो इससे होगा क्या? अब मेरे लंग्स के अंदर जो हवा जा रही है उसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बेटा 159 नहीं है। द इनहेल्ड एयर हैज सम लेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से लंग के अंदर 104 नहीं होगा, उससे कम होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। समझो, उसकी वजह से क्या होगा? मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो ठीक से ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि याद करो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन भी कम होगा। उस केस में होगा क्या? मेरा पर 100 ml ऑफ ब्लड विल कैरी लेसर वॉल्यूम ऑफ एयर या लेसर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे जो सेल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो एटीपी नहीं बनेगा, तो हमें कमजोरी होगी, वीकनेस होगी, नोजिया आएंगे, चक्कर आएंगे, और इसी सब को हम क्या बोल देते हैं? ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो इनक्रेडिबली गुड मशीन है। ठीक है, तो जैसे ही हमें ऐसा होने लगता है, मान लो मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ और मुझे ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने लगी, तो मेरी बॉडी कुछ ऐसा करेगी जिससे कि ये ऑल्टीट्यूड सिकनेस वाली जो दिक्कत है वो कम हो या ना हो। इसको हम बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? बोलेगी यार पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो कम हो गया है, मेरे टिश्यू को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें? तो बॉडी सबसे पहले बोलती है यार ब्रीदिंग रेट बढ़ा दे, जल्दी जल्दी सांस लेना चालू कर दो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने टिश्यूज तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो हमने ब्रीदिंग रेट बढ़ा दी। ब्रीदिंग रेट सिर्फ बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, हमें हार्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि ब्लड भी जल्दी जल्दी फ्लो करे। तो ठीक है, हमने हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट दोनों बढ़ा दी, इसके बाद भी काम नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? हमारी बॉडी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर देती है। याद करो, राइट शिफ्ट, बोर्स इफेक्ट। राइट शिफ्ट करने की वजह से क्या होगा? अब हमारा सेम अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी है वो कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा कि ब्लड में जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है हीमोग्लोबिन से, अब वो जल्दी जल्दी डिसोसिएट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट होगा, ताकि मेरे टिश्यूज तक वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे सके। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो रहा है? बेटा याद करो, इन नॉर्मल कंडीशन मेरा 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड वॉज हैविंग 20 ml ऑफ O2, जिसमें से सिर्फ
25% ही जो O2 है उसके पास वो टिश्यूज को दे रहा था, 75% वापस ले आ रहा था, 5 ml दे रहा था और 15 ml वापस ले आ रहा था। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि यार अभी नॉर्मल कंडीशन नहीं है, अभी हमारी हालत खराब हो रही है, हमें ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है, तो हीमोग्लोबिन को हम ऐसा बोलते हैं कि तुम इस समय 25% ऑक्सीजन मत दो, उससे ज्यादा दो, ज्यादा डिसोसिएट करवाओ, मे बी 50% डिसोसिएशन करवाओ, 50% आप टिश्यूज को दो और 50% भले वापस ले आओ इमरजेंसी कंडीशन के लिए, लेकिन 50% तुम टिश्यूज को दो, अभी जरूरत है। ठीक है, और ये कब होगा? जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिशिएंसी कम होगी, बाइंडिंग एफिनिटी कम होगी। ठीक है, और जब ये होती है तो ग्राफ आपको कैसा दिखेगा? राइट शिफ्ट होता होगा, राइट। तो बॉडी क्या करती है ऑल्टीट्यूड सिकनेस के टाइम पे? हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को बेटा इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। ओके, चलो, तो ग्राफ किधर शिफ्ट करेगा? शिफ्टेड टू राइट डिलीवरिंग मोर ऑक्सीजन टू टिश्यूज, यस। शिफ्टेड टू लेफ्ट, बेटा अगर लेफ्ट शिफ्टिंग होती है ना तो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाती है हीमोग्लोबिन की, और उस समय ये टिश्यूज को पहले से भी कम ऑक्सीजन देगा। ऐसा तो नहीं करेंगे, उल्टा हो जाएगा। शिफ्टेड टू राइट डिलीवरिंग लेस ऑक्सीजन, बेटा जब राइट डिलीवरी होती है तो लेस नहीं मोर ऑक्सीजन होता है, गलत हो गया। शिफ्टेड टू लेफ्ट डिलीवरिंग, ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर ए। ओके, चलो बेटा कुछ और बात कर लेते हैं। ये अगेन ब्रीदिंग से ही है, सेम चीज है। ह्यूमन बीइंग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी, नॉट रेस्पेक्टिवली, रेस्पिरेटरी rhythm to suit demands of the body. For it we have respiratory rhythm center in medulla, जिसको हमने यहाँ पे क्या लिखा है? R. Pneumotaxic center in pons, जिसको लिखा है PT. Chemosensitive area in medulla, जिसको हमने लिख दिया है C1. And peripheral chemoreceptors in aortic arch and carotid body, जिसको हमने बोल दिया है C2. अच्छी बात है। Find out the correct path for regulation of respiration. देखो बेटा होता क्या है, चाहे कोई भी हो, ये है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये मेन सेंटर है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विथ आवर इंस्पिरेटरी मसल्स, यही कनेक्टेड होता है। तो किसी को भी अगर ब्रीदिंग रेट को ऑल्टर करना है तो उसके लिए हमें अपने इंस्पिरेटरी मसल्स के फंक्शन को ऑल्टर करना होगा, और ये सीधा इंस्पिरेटरी मसल किससे जुड़े हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो तार हैं, जो न्यूरॉन्स हैं इंस्पिरेटरी मसल के, वो कहां से जुड़े हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से। यानी कि ये रिदम सेंटर ही मेरे ब्रीदिंग रेट को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? यानी कि जो भी हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, अगर इसको ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना है तो पहले इसको किसको सिग्नल करना पड़ेगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सिग्नल देगा टू द इंस्पिरेटरी मसल्स, जिससे मेरा ब्रीदिंग रेट फास्ट होगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं C1 यानी कि कीमोसेंसिटिव एरिया, ये भी पहले किसको सिग्नल करेगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ठीक है, सिमिलरली C2 इसको भी डायरेक्टली नहीं कर सकता है, इसको भी किसके थ्रू काम करना पड़ेगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यानी कि याद रखना, जितने भी रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी न्यूक्लियस हैं हमारे ब्रेन में, वो सब रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं वाया द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा बेटा? यहां देखो, C2 R को सिग्नल दिया, R PT को सिग्नल दिया, ऐसा तो नहीं होता है। PT R को, C2 R को, C1 भी R को, यस, सब किसको देते हैं? R को। यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है इट इज इन द सेंटर ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल या रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। ओके, यहां पर भी ये गलत हो गया है, सेंटर में C2 यहां पे, ये भी गलत हो गया है। क्या होता है? R। तो आंसर इज B। चलिए बेटा कुछ और बात करते हैं। अब देखो बेटा, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द सर्कुलेशन। देखिए ये क्या हो रहा है? देखो बेटा, कैलकुलेट द स्ट्रोक वॉल्यूम इन ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोल रही है। सबसे पहले तो समझो कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये होता क्या है? इट इज, अच्छा स्ट्रोक वॉल्यूम से पहले समझ लो कार्डियक आउटपुट क्या होता है।
कार्डियक आउटपुट CO, कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, राइट। अब देखो इन्होंने बोला है कि स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पता करना है इफ कार्डियक आउटपुट CO इज 6.2 लीटर पर मिनट एंड HR हार्ट रेट इज 70 बीट्स पर मिनट। ठीक है, देखते हैं। देखो बेटा, देखिए बेटा, अब देखो तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है बेटा, अब देखो तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग बोल सकते हैं क्या, SV इज इक्वल्स टू CO अपॉन HR। अब यहां देख लो, हम लोग निकाल लेते हैं। CO कितना है 6.2 लीटर पर मिनट और HR हार्ट रेट कितना दिया है बेटा 70 बीट्स पर मिनट। ठीक है, चलो जी, इस लीटर को पहले तो हम लोग ml में कन्वर्ट कर लेते हैं, ml पर मिनट अपॉन ये कितना हो जाएगा 70 बीट्स पर मिनट। अब देखो तो पर मिनट तो गया, क्या आएगा ml पर बीट, राइट। और ये 70 से ये कट गया, अब 7 से ये कट कर दो, कितना आएगा बेटा, अब 7 9 जा 63 होता है, राइट। ये आएगा अराउंड 88.57। क्लियर है, 88.57। सो आंसर क्या आ जाएगा 88.57 ml पर बीट, दिस विल बी योर स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अलग अलग ओलंपियाड्स में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप हमेशा प्रैक्टिस कर लेना बेटा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है ECG depicts the depolarization and repolarization process during the cardiac cycle. In ECG of a normal healthy individual, one of the following waves is not represented. हाँ जी बेटा, बिल्कुल देखो, depolarization of atria is represented by P wave. Repolarization of atria के लिए there is no wave, यानी कि it is not represented. Depolarization of ventricle किससे होता है बेटा, QRS कॉम्प्लेक्स, और repolarization of ventricle is represented by P wave. तो सबके लिए वेव है एक्सेप्ट फॉर द repolarization of atria। ठीक है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब अगर आपको कार्डियक साइकिल अच्छे से आती है तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत होगी। और इस क्वेश्चन से आपका कार्डियक साइकिल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट ठीक भी हो जाएंगे। ध्यान से देखो बेटा, हम लोग बोलते हैं कि जो कार्डियक साइकिल है वो कैसा है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अंदर वाला क्या है वेंट्रिकल, बाहर वाला क्या है एट्रिया, राइट। इधर देख लो, थोड़ा अच्छे से बना देता हूं मैं। ऐसा होता है ये, एक छोटा सर्कल और एक राइट। और देखो अब कुछ ऐसा होता ही है, इसको हम लोग बांट देते हैं। एट इक्वल हाफ्स में, रिप्रेजेंटिंग 0.1 सेकेंड। तो 8 पार्ट है, 0.8 सेकेंड, जो कि कार्डियक साइकिल का टाइम है। याद रखना बेटा, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, वी फाइंड कि हमारा जो एट्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग दिस टाइम। ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है और ये किसका है बेटा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है। याद आ गया बेटा, देखो जरा साहब, यही तो है। बाकी समय ये क्या करते हैं, रिलैक्स में रहते हैं। देखो इधर फटाफट आपको बताता हूँ, ये क्या था 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड दिस वाज 0.8, राइट। ये क्या है, दिस इज एट्रियल सिस्टोल, ये क्या है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और बाकी सब क्या है डायस्टोल। जिसमें से अगर हम लोग इसकी बात करें, लेट्स टॉक अबाउट दिस एरिया, येलो से कर देता हूं आपको,
अगर हम लोग इस एरिया की बात करते हैं बेटा, इस पूरे एरिया की, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये पूरा एरिया क्या है, ये वो टाइम है जिस समय एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कहाँ हैं, दोनों कहाँ हैं, आराम कर रहे हैं, दोनों ही रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये क्या बेटा, दिस इज जेडी, ज्वाइंट डायस्टोल। कब से कब तक होता है, 0.4 से 0.8, राइट। समझो, ये क्या था बेटा, दिस इज एट्रियल सिस्टोल। कब से कब तक, 0 to 0.1, राइट। और ये ग्रीन वाला क्या है बेटा, दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कब से कब तक, 0.1 to 0.4, राइट। बात समझ में आ रही बेटा। अब देखो, क्या हम बोल सकते हैं कि एट्रिया जो है वो सिर्फ 1/8 सेकेंड, 1/8 टाइम पीरियड के लिए काम कर रहा है? क्या हम बोल सकते हैं वेंट्रिकल सिर्फ 3/8 टाइम पीरियड के लिए काम कर रहा है? क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि एट्रियल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं, एट्रियल सिस्टोल पहले होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल उसके बाद होता है? क्या हम ये नहीं देख सकते इसमें कि एट्रियल सिस्टोल हो या वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो, दोनों सिस्टोल जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द कार्डियक साइकिल में हो जा रहे हैं, 0 से 0.4 फर्स्ट हाफ एंड 0.4 से 0.8 अनदर सेकंड हाफ, राइट। तो फर्स्ट हाफ में ही दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सेकंड हाफ में दोनों मिल करके मजे करते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल में रहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है? चलो जी, तो ये होता है बेटा कार्डियक साइकिल। अब देख लो, इसके बेसिस पर यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट बताना है। चलो पहले तो मैं स्टेटमेंट देख लेता हूं, इनकरेक्ट के बारे में बात करेंगे। ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स वुड अंडरगो सिस्टोल साइमल्टेनियसली। क्या ऐसा होगा बेटा? ऑरिकल और वेंट्रिकल साथ में जाते हैं क्या? नहीं, ऑरिकल पहले सिस्टोल करता है, वेंट्रिकल बाद में करता है, तो साइमल्टेनियसली नहीं करते, गलत है। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल डू नॉट अंडरगो सिस्टोल साइमल्टेनियसली, करेक्ट। Both auricle and ventricular systole occurs in first half of the cardiac cycle. Yes. Both auricle and ventricular systole occurs in second half of the cardiac cycle. No. यहाँ पे तो joint diastole होता है. Auricular systole occurs in first half of the cardiac cycle while ventricular systole in second half. गलत है. दोनों first half में ही होते हैं. Ventricular systole occur in first while auricular systole in second half. ये भी गलत है. Cardiac cycle is of 0.8 seconds. सही है. क्वेश्चन पूछा है कि कौन से इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट कौन सा हो गया बेटा? तो सेकंड इनकरेक्ट है क्या? नहीं, फर्स्ट इनकरेक्ट है, उसके बाद से फोर्थ इनकरेक्ट है, फिफ्थ इनकरेक्ट है और सिक्स्थ इनकरेक्ट है, राइट। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? 1 4 5 6। 1 4 5 6 है क्या कहीं पे? 1 4 5 6 हो गया बेटा? बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये, प्लीज इन पे ध्यान रखना बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। अब देखो, ब्लड ग्रुपिंग आपको पढ़ना है बेटा, और ब्लड ग्रुपिंग का ये प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, ब्लड ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आरबीसी एंटीजन है और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा है। आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट मैच है, वो कौन सा इनकरेक्ट मैच है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो बच्चा इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहा है वो 100% ब्लड ग्रुप में बिल्कुल सही करके आएगा, गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी। ए नेगेटिव, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, मतलब उसके आरबीसी पे ए एंटीजन होगा और आरएच एंटीजन नहीं होगा, नेगेटिव है, सही बात है। एंटीबॉडी इन प्लाज्मा कौन सा होगा? एंटीबी, यस, सही है ये, सही है ये, दोनों सही है। बी पॉजिटिव है, इसका मतलब आरबीसी पे बी और आरएच दोनों है एंटीजन, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटी है, बिल्कुल सही है। ए बी पॉजिटिव है, मतलब ए बी और आरएच तीनों एंटीजन होंगे, यस। एंटीबॉडी इन प्लाज्मा कोई भी नहीं होगा, इवन आरएच भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आरएच इसके लिए नेचुरल एंटीजन है, तो ये गलत हो गया, नहीं होना चाहिए ये। ओ पॉजिटिव है, तो ए और बी में से कोई भी एंटीजन नहीं होगा, लेकिन आरएच एंटीजन तो होगा, सही है। और प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज होंगे, एंटी ए भी एंटी बी भी। हाँ, वहां पे आरएच एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि आरएच इसके लिए नेचुरल एंटीजन है, तो बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट कौन सा है बेटा? सी।
अगर इस तरह के सवाल आप कर पाते हैं बेटा, इसका मतलब आपकी ब्लड ग्रुप में क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ठीक है बेटा, चलो जी। सो दीज वर योर some questions of human physiology, जहाँ पे कि आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जो भी आपने पढ़ रखा है उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए ये आपको पता चला होगा। यस, पढ़ते रहेंगे बेटा। आई विल कीप कमिंग टू यू एंड आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस, कैसे उनको यूज करना है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें हम लोग बात करते रहेंगे रिलेटेड टू NACJS प्रिपरेशन। वी विल ट्राई टू हेल्प यू with these questions, okay, so stay tuned। पढ़ते रहिए बेटा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं लेकर के आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट विल बी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यस, सो बेसिकली हम लोग बात करेंगे वहां पे नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, ग्रेट, सो स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहो बेटा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर NACJS प्रिपरेशंस। होप आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, बिल्कुल अपना और अपने माँ बाप का सबका नाम ऊंचा करेंगे, और हमें भी बहुत अच्छा फील होगा। यू विल मेक अस प्राउड। If you have any questions, feel free to connect to us, contact us, okay? We will be more than delighted to help you out. Thank you very much. Stay tuned. Bye-bye.